माने ये आकर कई सालों से आके क्या है, कई सालों से आके यहाँ बसे हैं। सबसे पहले सबसे पहले प्रवासी पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटिश द्वीप समूह से आए थे। इन्होंने अपने विभिन्न भागों से उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया। कहने का मतलब कि जो पश्चिमी यूरोप है, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह से जो आए थे, विभिन्न भागों से आके उत्तरी अमेरिका में क्या किया, एंट्री ले लिया और तथा इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बस्तियां बनाकर रहने लगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के जो निवासी है, हर देश के अलग अलग निवासी आकर यहाँ पे बस गए हैं। और जैसे नीदरलैंड्स के हो गए, फ्रांस के हो गए, पुर्तगाल, स्पेन, पश्चिमी यूरोप, ये सब आके बस गए हैं, यहाँ पे आके बस गए हैं, जिन्होंने विभिन्न भागों में प्रवेश किया और इस महाद्वीप में क्या हुए, आराम से रहने लगे। चित्र 7.1 में इन मार्गों को देखिए। प्रवासी के विभिन्न समुदाय आए थे, उन क्षेत्रों को भी देखिए जहां वो क्या है, जहां वो बसे हुए। देखिए, उत्तरी अमेरिका संसार कुल जनसंख्या का केवल 9% भाग पे ही रहता है। कहने का मतलब जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जो है वह कुल जनसंख्या का, जैसे हमारी ये पूरी जनसंख्या हो गई, कुल जनसंख्या का 9%, माने अमेरिका का संसार के कुल जनसंख्या का 9% भाग पे ये जनसंख्या रहती है। इस जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। माने जो संख्या है उसका 1/3 भाग अकेले, सॉरी 2/3 भाग अकेले ही कहाँ रहता है, अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या 24 करोड़ 19 लाख है। देखिए ये जो जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में चेंज है, तो इसको आप मिनट से क्या करेंगे, देख लेंगे। हमने पहले ही बताया कि जो हम पीडीएफ बना रहे हैं वो 2003 का है, ओल्ड एनसीईआरटी है। कौन सी है, 2003 की हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है। तो करीबन ये 20 सालों का गैपिंग हुआ है, तो 20 सालों में जनसंख्या का काफी ज्यादा विस्तार हुआ होगा। तो इस लाइन को आप लोग मिनट से देख लेंगे कि 24 करोड़ 90 लाख जनसंख्या है। तो प्रेजेंट टाइम में इसकी जनसंख्या क्या है, प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या क्या है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको मैक्सिको की जनसंख्या 8 करोड़ 10 लाख है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, इसकी भी जनसंख्या। कनाडा 2 करोड़ 7 लाख लोग और क्यूबा में 1 करोड़ कुछ लोग हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी जनसंख्या बढ़ी हुई है वो करंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो आपसे ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बट आप देख लीजिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि प्रेजेंट टाइम में कि उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या कुल कितनी है, कितने लोग माने मैक्सिको में है, कितने लोग यूएसए में है, इसकी जानकारी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का मानचित्र 7.5 का अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे कि इस महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या औसत घनत्व 27 है, ये भी चेंज हो गया। मैक्सिको में 41, क्यूबा में 95 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कनाडा की जनसंख्या का घनत्व का, कनाडा में जनसंख्या घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या है, कम है। जनसंख्या का वितरण आश्राकृत जलवायु, खनिज और अन्य संसाधनों की तुलना में अलग अलग तरह से हुआ है। कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या कम है, क्या है, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या कम है। जनसंख्या का जो वितरण है स्थलकृत जलवायु तथा खनिज संसाधनों व अन्य संसाधनों की उपलब्धता और उसके विकास का प्रभाव पड़ता है। कनाडा का 90% भाग आज भी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण बिल्कुल निर्जन है। यानी मतलब कनाडा का जो भाग है, कनाडा का जो भाग है 90% आज भी अत्यधिक, माने अत्यधिक ठंड पड़ती है। और यहाँ पर जो अधिकतर भूमियां है वो क्या है, जलवायु कारण निर्जन। निर्जन मतलब वहाँ कोई नहीं रहता, वीराना है, पूरा क्या है, वीराना है, वहाँ पर रहते लोग नहीं। इसके अधिकतर लोग दक्षिण व संकरी, उत्तरी अमेरिका के इसके अधिकतर लोग दक्षिण की संकरी पट्टी में रहती है, संकरी पट्टी में रहती है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी मानव निवास के अनुकूल है। महाद्वीपी के उत्तरी भाग
पश्चिमी कार्डिला तथा दक्षिणी मरुस्थल में जनसंख्या बहुत विरल है। कह सकते हैं कि इस महाद्वीप की जो संख्या निवास करती है पश्चिमी कार्डिला में कम हो गई, दक्षिणी अंशों में कम हो गई, मरुस्थल में कम हो गई, बहुत विरल है। इसका कारण मानव निवास के लिए जलवायु का प्रतिकूल होना तथा पर्वतीय भागों में उबड़ खाबड़ भूमि है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि के रूप से फंसे हुए क्योंकि यहाँ पर जलवायु जो है रहने लायक है। तो कहने का मतलब यही है कि पश्चिमी कार्डिलेरा हो जाएगा चाहे और पूर्वी पर्वतीय भाग में जनसंख्या काफी विरल है, माने कहीं कहीं लोग रहते हैं जहाँ जलवायु अनुकूल होती है वही लोग रह रहे हैं। अब जहाँ पे जलवायु अनुकूल नहीं है वहां पे नहीं रह रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि सघन के रूप में बसी हुई है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है और उपजाऊ भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। साथ ही खनिजों और सक्रिय संसाधनों की उपलब्धता तथा परिवहन की उत्तम व्यवस्था ने इससे इसके उत्तर पूर्वी भाग में अनेकों प्रकार के उद्योगों को विकास को बढ़ाने का बढ़ावा दिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कृषि भूमि के लिए उपजाऊ मिट्टी है, साथ में खनिज संसाधन की शक्ति है, उपलब्धता है, परिवहन की उत्तम व्यवस्था है। उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी भाग में अनेकों प्रकार के उद्योगों को स्थापित किया गया है। कई औद्योगिक प्रदेश भी बन गए हैं। उत्तर में का महत्वपूर्ण नगर भी अव्यवस्थित है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो मध्यवर्ती भाग है, उबड़ खाबड़ भाग है, ठीक है, जहाँ पे प्लेन और मानसूनी जलवायु या मानव के रहने के लिए प्रतिकूल व्यवस्था है वहां पे जनसंख्या अधिक निवास करती है और जहाँ पे रहने लायक नहीं है वहां पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। यहाँ पे कई औद्योगिक केंद्र भी बने हुए हैं, कहने को औद्योगिक प्रदेश भी बन गए हैं, औद्योगिक प्रदेश भी बन गए हैं, अतः कई औद्योगिक प्रदेश बन गए हैं। उत्तरी अमेरिका के अनेक महत्वपूर्ण नगर व्यवस्थित है। कह सकते हैं कि मैक्सिको का सबसे अधिक सघन बसा क्षेत्र मध्यवर्ती भाग ही है और जो मध्यवर्ती भाग है वो मैक्सिको के नगर के चारों ओर फैला हुआ है। यह संसार का सबसे बड़ा नगर है। परिवहन, यहाँ के अगर हम परिवहन की बात करें तो यहाँ पर अच्छा परिवहन तंत्र का तथा संचार के आधुनिक संसाधनों का या अधिक साधन का विकास किया गया है। मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उत्तर अमेरिका का परिवहन तंत्र सुविकसित और आधुनिक है। यहाँ सड़कों और रेल मार्गों का एक सघन जाल बिछा रखा है। अधिकांश सड़कें और रेल मार्ग पूर्व से पश्चिम की दिशा में हैं। सामानों का परिवहन भी किया जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेटवर्क माने ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है उसकी जो डेवलपमेंट है वह काफी सुव्यवस्थित है या कह सकते हैं कि काफी वेल डेवलप है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जहाँ प्लेन एरिया है वहां पे यहाँ का जो रेल मार्ग का विकास है वो काफी वेल डेवलप से किया गया है। हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तटीय तथा अंतरस्थलीय जलमार्गों द्वारा किया जाता है। अंतरस्थलीय जलमार्गों उत्तर की दिशा उत्तर दक्षिण है, माने अंतरस्थलीय जितने मार्ग हैं जो उनकी दिशा है वो क्या है? उत्तर दक्षिण है। क्यों? क्योंकि कनाडा के दक्षिणी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश कई भाग में चौड़े और समतल सड़कों का जाल बिछा है। कहने का मतलब जो मध्यवर्ती भाग बनाए थे उनमें हम कह सकते हैं कि उनके पूरा सड़क का पूरा जाल बिछा कर उन पर एक साथ 4 लेन या 6 लेन वाहन एक दिशा में दौड़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे होता है तो वहां भी सड़कों को जो किया गया है कि फ्री
फ्रीवे या सुपर एक्सप्रेसवे कह सकते हैं कि नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि इन सड़कों को फ्रीवे या सुपरवे कहते हैं, फ्रीवे या सुपरवे कहते हैं। उत्तर अमेरिका में रेल मार्गों का विस्तृत तथा सुव्यवस्थित जाल है। संयुक्त राज्य और कनाडा में कई अंतर महाद्वीप रेल मार्ग हैं। उत्तर अमेरिका के पूर्वी आधे भाग में रेल मार्गों का घना जाल है। इसका क्या कारण हो सकता है? 7.3 में देखिए। चलिए इसमें हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। देखिए यही हमारा नेटवर्क जाल है। जैसे यहाँ से पूरा देखिए नेटवर्क जाल एकदम भरा हुआ है। अलग अलग नेटवर्क जाल फैले हुए हैं। शिकागो से सेंट पॉल लेक हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, रॉक हो गया, यहाँ से हल्सल पावो, डलास, डसबर्ग से डलास हो गया, मॉन्टेन। खैर मतलब इस इमेज को देखिए, इसमें आपके सारे हम कह सकते हैं कि सारे रेल मार्ग जो है वो क्या है, फैले हुए है। और ये सब पूरा उत्तरी अमेरिका का ये जो पूरा है, ये पूरा रेल मार्ग से क्या हुआ है, भरा पड़ा है। तो कहने का मतलब रेल मार्गों का अच्छा खासा यहाँ पे विकास किया गया है। उत्तरी अमेरिका में कई अच्छे पत्तन भी हैं। इनमें अधिकतर अटलांटिक के तट पर हैं। कहने का मतलब जो पत्तन है वो अधिकतर अटलांटिक के तट पर है। मार्जिन में कुछ पत्तनों को ढूंढिए। जल परिवहन बहुत सस्ता होता है, इसीलिए भारी और अधिक जगह घेरने वाले सामानों का परिवहन प्रायः जल मार्गों से होता है। जैसे आप कह सकते हैं मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस में नौ संचालन के योग्य बड़ी नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स का जलमार्ग संसार का सबसे अधिक व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग है। कहने का मतलब विश्व में हम कह सकते हैं कि विश्व में जो सबसे अंतरस्थलीय जलमार्ग है वो यही है। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों से मिलती है। इसका व्यापारिक और सामरिक काफी महत्व है। इस नहर के बन जाने से, जब ये नहर बना, इसका व्यापारिक और सामरिक महत्व है। पनामा नहर के बन जाने से दक्षिण अमेरिका के हॉर्न से अंतरिय होकर और लंबी कष्टार्घ यात्रा से छुटकारा मिल गया। अब यह न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक फैली हुई है। पनामा नहर द्वारा यात्रा करने पर जलमार्ग में पहले की अपेक्षा 12,640 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। उत्तरी अमेरिका के सभी महत्वपूर्ण नगर वायु मार्गों द्वारा जुड़े हैं। इस महाद्वीप में लगभग 10,000 वायु मार्ग पत्तन है। न्यूयॉर्क का कैनेडी वायु पत्तन संसार का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तन है। कहने का मतलब न्यूयॉर्क का जो कैनेडी अंतरराष्ट्रीय पत्तन है, ये विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्त पत्तन माना गया है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम क्या देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित उत्तरी अमेरिका के 3 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का नाम बताना है। उत्तरी अमेरिका के 3 खाद्यान्न फसलों का क्या करना है, नाम बताना है आपको। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमि अनाज उत्पादन के को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके विषय में लिखना है। कपास के मुख्य 2 रूप संयुक्त राज्य के दक्षिण भाग में क्यों उगाई जाती है, इसको लिखना होगा। मैक्सिको की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, मैक्सिको की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। उत्तर अमेरिका के 5 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर अमेरिका के 5 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर अमेरिका में लौह अयस्क, तांबा, सोना, पेट्रोल, सीसा में मिलने वाले क्षेत्रों का एक एक नाम आपको लिखना है। उत्तर अमेरिका में किस देश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। उत्तर अमेरिका में किस देश की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित को एक शब्द में परिभाषित कीजिए। ऐसी खेती जिसमें
ऐसी खेती जिसमें थोड़े से किसान बड़े क्षेत्र में कृषि करके मुख्य मशीनों द्वारा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तट के छिछले सागर विशाल क्षेत्र जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में होती है, उसको लिखना है आपको एक शब्द। ठीक, अगला, तट के छिछले सागर के विशाल क्षेत्र जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उत्तर चौड़ी के समतल सड़कों में चार से छह वाहन के साथ एक दिशा में दौड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले वनों में कौन कौन से वन प्रकार है, वो किस प्रकार उपयोगी हैं? उत्तर अमेरिका के प्रमुख जल संसाधन विवरण दीजिए, यानी उत्तर अमेरिका के प्रमुख शक्ति संसाधनों का विवरण दीजिए। उत्तरी अमेरिका के कौन से हुआ पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है? जनसंख्या के वितरण प्रभावित करने वाले के क्या कारण है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारण है, उनके विषय में बताना है। उत्तरी अमेरिका को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाना है। उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से भाग सबसे अधिक घने हैं, बताइए। भौगोलिक कुशलता है, ये आपका भौगोलिक कुशलता में आपकी मैपिंग आ जाएगी। आपको मैपिंग बहुत ही जरूरी है आपको जानना। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के को रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित अंकित कीजिए। माने इसका उत्तरी अमेरिका का आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। उत्तरी अमेरिका का क्या करना है, फिगर बना के आपको दिखाना है। ये उत्तरी अमेरिका आपका ऐसा फिगर रफ डायग्राम है, तो क्या करेंगे, बना देंगे। गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का कपास के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का नाम बताना है। शंकुधारी वन और पर्णपाती वन का चित्र बताना है। ग्रैंड बैंक क्या है उसके विषय में बताना है। ग्रेट लेक तथा सेंट लॉरेंस के जलमार्ग बताना है। ठीक, विचार विमर्श कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। ये आप क्वेश्चन आप अपने से करेंगे, विचार विमर्श। तो विचार विमर्श क्या करना है, कह रहा है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, उसकी कहानी को कक्षा में सुनाइए। 10 नंबर का है, पनामा नहर और स्वेज नहर के ऊपर एक सामूहिक चर्चा का आयोजन कीजिए। कक्षा के दो समूहों में बांटिए। कक्षा के समूह पनामा नहर और दूसरा स्वेज नहर पश्चिमी क्या बोलेगा। प्रत्येक समूह नगर की स्थिति, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, निर्माण वर्ष पर दिन गुजरने जहाजों की संख्या, इससे होने वाले लाभ से होने वाला आधार पर परिचर्चा करें। इसके बाद दोनों नहरों में पाई जाने वाली समानताओं और समानताओं की सूची भी बनाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, और कमेंट भी करिए कि क्या मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो सही है या इससे और बेटर मैं कर सकूं। आप कमेंट देंगे तो मैं इसको और सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके, गुड बाय।